दूसरा सेल पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? अगर हम जो भी एलिमेंट्स हैं सभी का एक्वस मीडियम में एसआरपी पता करें, है ना, एक्वस मीडियम में एसआरपी पता करें और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। सबसे पहले कौन आए? जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा है। सबसे लास्ट में कौन आए? जिसका एसआरपी सबसे कम है। तो ये जो सीरीज बनेगी ना उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा एसआरपी किसका है? फ्लोरीन का, F2 का। तो ये सबसे ऊपर आएगा, है ना। इसका एसआरपी कितना है? 2.7 वोल्ट। और सबसे लास्ट में जाते जाते कौन आएगा? लिथियम, जिसका एसआरपी है -3.04 वोल्ट। लेकिन हाँ, हमारे नोट्स में ये सीरीज उल्टी बनी हुई है ना। हाँ, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनी हुई है, पर एक्चुअली ये ऑर्डर क्या होता है? डिक्रीजिंग होता है। इसी बार नीट में क्वेश्चन भी आया था जहां यही डिस्कशन था। तो अभी जो बनी है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पर हम याद रखेंगे कि सबसे ऊपर कौन आता है? फ्लोरीन, सबसे ऊपर, सबसे नीचे लिथियम। इस बात को नोट भी करेंगे यहाँ पे। लास्ट ईयर नीट का पेपर सोल्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ, फ्लोरीन सबसे ऊपर रहना चाहिए था। वैसे एनसीईआरटी ने फ्लोरीन सबसे ऊपर दिया हुआ है ना। तो आप लिखो सेम, वो उल्टा सीधा का चक्कर पड़ जाएगा ना। ऊपर नीचे अगर किसने गलत सोच लिया तो आंसर गलत हो जाएगा, कंफ्यूजन होएगा। बेटा वो अटेम्प्ट करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, अगर मैंने थोड़ा सा भी उल्टा सोच लिया इसके बारे में तो क्वेश्चन गलत हो गया। लिखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख रहे हैं ना। इफ ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, हाँ, इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी, in decreasing order of SRP in aqueous medium, then this order is called, decreasing order of SRP, है ना, then this order is called electrochemical series, है ना। अब आज आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, फिर कल मुझसे बात करना। तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे और उल्टा सोच लिया तो, है ना। ये बात क्लियर? ओके। लेकिन अभी मैं आपका सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बस आप ध्यान रखेंगे केवल इस बात का। अभी हम वही सीक्वेंस ले रहे हैं कुछ देर के लिए। वो जो सीक्वेंस वो कैसे चलता था? पहले मैं सारे मेटल्स लिख रहा हूं, है ना। ये सब मैंने मेटल्स ले लिए। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ये रेफरेंस है। फिर नॉन मेटल्स लिख रहा हूं एक साथ। ये लिख दिया मैंने, है ना। एक टेंटेटिव सा ऑर्डर है इसमें, मतलब बहुत सारी बातें हैं। जैसे सपोज करो अपन आयरन की बात करें, तो ये आयरन का आप एसआरपी लिख रहे हो, तो अब आयरन तो कई तरीके से रिड्यूस हो सकता है। जैसे Fe+3 से Fe जा सकता है, Fe+3 से Fe+2 जा सकता है, Fe+2 से Fe जा सकता है। 3 डेटा तो इस अकेले के हो सकते हैं और वो अलग अलग जगह पे आएंगे, है ना। तो अपन ने बस एक बेसिक सा टेंटेटिव सा लिखा है। हमें इसमें जो याद करना है ना, वो देखो क्या याद करना है। सबसे पहले इस सीरीज में सबसे ऊपर कौन आते हैं? एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्यूमिनियम। प्रॉपर सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, कोई बात नहीं। सबसे ऊपर कौन आते हैं? देखो यहां से लेके यहां तक कौन है सारे? एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद एल्यूमिनियम। उसके बाद कौन आते हैं? ये डी ब्लॉक वाले मेटल आयंस। ये कौन है? ये पी ब्लॉक वाले हैं।
समझ गए ना? डी ब्लॉक वालों को एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन, बस इसके जस्ट नीचे कौन आएगा। उसके बाद ये आपको ऐसे कैसे सीक्वेंस याद होना चाहिए, याद है? ऐसे लिखते हो क्या? हाँ, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए सीक्वेंस, क्योंकि हमारा कंपैरिजन हमेशा इसका इसके साथ या इसके इसका साथ चलेगा। ओके, फिर ये नॉन मेटल्स आ गए। नॉन मेटल्स आराम से याद कर सकते हो, I2 Br2 Cl2 O2 और F2। क्लियर है ये? नहीं, थोड़ा सा मिक्सअप है। मैं नॉन मेटल, कंपैरिजन नॉन मेटल का अपना होगा, नॉन मेटल का इनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। समझ गए? तो ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब इसमें एसआरपी का जो ऑर्डर है वो किस टाइप का है कि इसका है -3.04, मतलब सबसे कम एसआरपी, नीचे जाएंगे बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे सोडियम का आ जाएगा 2.7, जिंक का आ जाएगा -0.76, ऐसे बढ़ते 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 और यहां आते कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। मींस हाइड्रोजन से ऊपर जो भी मेटल्स हैं सबके एसआरपी नेगेटिव हैं, इसके बाद सारे मेटल्स के पॉजिटिव, और इन सबके भी पॉजिटिव। जैसे आपको याद ही होगा कॉपर का होता है प्लस का 0.34, ये है ना, इसका 2.70 वोल्ट। इस टाइप के इनके एसआरपी होते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ। अब अपने क्या काम का है ये, अपन इसको कंपेयर ऐसे करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट लिख लो। फर्स्ट कौन है, लिथियम, लास्ट कौन है, F2। लिथियम क्या है, मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल। पहले बात तो मैं वैसे पता चल रहा है कि इसका हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का नेचर होता है, इसका इलेक्ट्रॉन लेने का होता है। मेटल नॉन मेटल की डेफिनेशन यही होती है। सही बात है क्या? ओके। अगर इलेक्ट्रॉन देने का नेचर है तो ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा ना। क्या इसका इलेक्ट्रॉन देने का सबसे ज्यादा नेचर है ना? ऐसे देखो, इसका एसआरपी कितना है, मैक्सिमम, इसका एसआरपी मैक्सिमम है, तो इसका एसओपी मैक्सिमम होगा। इसका एसओपी कितना होगा, प्लस का 3.04 वोल्ट। अब ऐसे देखना, एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब कोई काम को करने की कैपेबिलिटी। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम है, मतलब इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी मैक्सिमम है, इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी मैक्सिमम है। आपसे कोई बोले कि देखो एसआरपी इतना है, कैसा है, नेगेटिव है, मतलब ये काम ये नहीं कर सकता, है ना, ये काम करने की कैपेबिलिटी इसकी नहीं है। पर इसका रिवर्स, ऑक्सीडाइज होने की कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो जैसे आप इनके वोल्टेज देखें, एसआरपी के डेटा देख लें, आपको पता चला कि इसका एसआरपी सबसे ज्यादा है, मतलब वो सबसे पहले रिड्यूस होएगा जब भी कंपैरिजन करें हम लोग। ओके, आप बोल रहे हो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी मैक्सिमम है। जो ऑक्सीडाइज होता है वो वो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज होता है वो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी मैक्सिमम है, तो ये है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे कंपैरिजन करने हैं आपको। समझे बात? कुछ एग्जांपल देखो, कुछ एलिमेंट्स हैं A B C D, इनके एसआरपी लिखे हैं। एसआरपी -2, -1, 0, +2। ये क्या है, एसआरपी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी या कैपेबिलिटी। बताओ इनमें से सबसे मुश्किल रिडक्शन किसका है, ए का, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। तो फिर इनमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी है, ए की। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल देखो, रिड्यूसिंग पोटेंशियल किसका है, इसका, ये सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस हुआ करता है, रिड्यूस होता है तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी देखो। बोलो, मैंने क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दिया, सॉरी, अब रिड्यूसिंग बोल रहे थे, ऑक्सीडाइजिंग तो हो गया। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट देखना है तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी देखो। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा, ए की। कैसे, अगर ये एसआरपी ये है तो इनके एसओपी आएंगे +2, +1, 0, -2। समझ गए मेरी बात?
आपसे कोई बोले कि बताओ इनसे हमें सेल बनाना है, आपके पास ये 4 इलेक्ट्रोड हैं, आप मैक्सिमम पोटेंशियल वाला सेल बनाना चाहते हो, मैक्सिमम पोटेंशियल वाला, तो आप कौन से इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करेंगे? तो आप बताएंगे कि हमें चाहिए मैक्सिमम एसओपी वाला, मैक्सिमम एसआरपी वाला। मैक्सिमम एसओपी वाले का एनोड बना देंगे। आप ऐसे बोलते हो ना, ई नोट सेल क्या होता है? ई नोट एसओपी ऑफ एनोड, ई नोट एसआरपी ऑफ कैथोड, यही तो होता है। एसओपी मतलब ई नोट ऑक्सीडेशन, ई नोट रिडक्शन। आप मैक्सिमम एसओपी वाला ले लो, उसको क्या बना देंगे? एनोड। वो कौन है? ए। कितना वोल्टेज आ जाएगा? 2। मैक्सिमम एसआरपी वाला ले लो, कौन है? डी। क्या वोल्टेज आ जाएगा? 2। 4 वोल्ट का सेल बनेगा। किसी और कॉम्बिनेशन में 4 वोल्ट का बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। बात समझे क्या? आपने ऐसे पढ़ा हुआ है कि एक मेटल जो ऊपर है वो अपने से नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। पता है नहीं बात? हाँ। एक मेटल जो ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। अगर वोल्टेज दे रखे हैं तब तो दिक्कत ही नहीं है। डिस्प्लेस करने का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस करने का मतलब होता है जो स्पीसीज है ना, जो आयन है आपके पास, उस आयन को एलिमेंट बना देना। डिस्प्लेस करना मतलब पहले वो आयन सॉल्यूशन में डिजोल्व था, अब उसको वहां से हटा के डिपोजिट कर दो, मेटल की फॉर्म में ले जाओ। तो जैसे मैं आपसे बोलूं, क्या जिंक है वो कॉपर +2 को डिस्प्लेस कर देगा? अब ऐसे खुद देखो, सुनो, इसमें डिस्प्लेस कौन होगा? आयन। आयन किस में जाएगा? एलिमेंट में। डिस्प्लेस करना मतलब आयन से एलिमेंट बनना। तो हम देख रहे हैं यहां पे, क्या ऐसा हो सकता है? ये हो गया डिस्प्लेस्ड, नीचे जाके बैठ जाएगा या कोई मेटल की सरफेस पे जाके बैठ जाएगा ये। तो आप बोलो कि ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। क्या ये बात सही है फिर? तो यहां जो ऑर्डर है ना वो इसी काम में आता है कि ऊपर वाला कौन है, नीचे वाला कौन है। अब ऊपर वाला नीचे वाले का कंपैरिजन कैसे होगा? इनका कंपैरिजन इनसे, और इनका इनसे, और इनका इनसे। मीनिंग ये हुआ कि आपसे नहीं पूछेंगे कि क्रोमियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा क्या। समझ गए ना? तो ऐसे एक एक लाइन को याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए सबसे पहले एल्कली मेटल, एल्कन अर्थ मेटल, एल्यूमिनियम, फिर डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, फिर छापा। छापा कंपैरिजन अभी मैंने इसके साथ किया है ना। ऐसा आ जाएगा कि मान लो मैंने मैग्नीशियम लिया, क्या वो क्रोमियम को डिस्प्लेस कर देगा? आप बोलेंगे ये कौन सा है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये कौन सा है? डी ब्लॉक का। ऊपर कौन आता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल, डिस्प्लेस कर देगा। समझ गए बात? सेम इसी तरीके से इनमें सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है? सबसे रिएक्टिव मेटल लिथियम। कैसे पता चला? मेटल को चेक करना है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी से। मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो जिसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है, मतलब ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का पोटेंशियल, वो सबसे रिएक्टिव मेटल होगा। तो अपन बोलते हैं कि ये सबसे रिएक्टिव मेटल है। नीचे रिएक्टिविटी का ऑर्डर कम हो रहा है, तब बोलते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी देखेंगे रिड्यूसिंग पोटेंशियल से। रिड्यूसिंग पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का पोटेंशियल। सही बात है। वो सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का। तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, है ना। आप सीधा ही बोल सकते हैं ये दो एक्सट्रीम है। ये है मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ये है मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ये अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर देगा, ये अपने से ऊपर वालों को। मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगा, कैटन कैटन को डिस्प्लेस करेगा, अनायन अनायन को। तो आपसे बोले क्या रिएक्शन करेक्ट है? F2 + Cl2 गिव्स 2Cl - 2F-, क्या करेक्ट है ये? क्या दिक्कत आ गई? ओ सॉरी 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 सॉरी। अब बोलो करेक्ट है। तो ये तो सबसे रिएक्टिव है। क्या ये रिएक्शन करेक्ट है? F2 + H2O गिव्स HF + O2। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। F2 सबसे रिएक्टिव है। समझ में आ गया? तो ऐसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है।
उसके बाद मैं शुरू करता हूं जो एक और सेल था अपने पास, क्या नाम था बताओ? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये जो अभी मैंने पढ़ाया वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है सब समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे प्रॉब्लम करना सोल्व करते हैं फिर भूल जाते हैं हम। और इसका तरीका एक ही है कि हम सोचें ऐसे कि रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, कैपेबिलिटी, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देखो ये क्या सेल है। एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में रखे गए हैं। पिछली बार क्या किया था अपन ने? अलग अलग में रखा था। इस बार दो कंटेनर एक ही दो इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में रखे गए। इसमें NaCl मोल्टन को भरा गया है। मोल्टन मतलब फ्यूज्ड। NaCl सॉलिड लो, उसको गर्म करके मेल्ट कर लो, पानी नहीं बना, पानी नहीं मिक्स करना, सॉल्यूशन नहीं बनाना। इसको हमने कनेक्ट किया बाहर एक गैल्वेनिक सेल से। ये क्या है? गैल्वेनिक सेल है। ये जो गैल्वेनिक सेल है इसमें जो बड़ी वाली लाइन है उस पर प्लस आएगा, हाई वोल्टेज होता है ना, और इस पे माइनस आएगा। अगर इस पे प्लस है तो इस रोड पे क्या आएगा? प्लस, और इस रोड पे माइनस। जो प्लस से कनेक्टेड है उस पे प्लस, माइनस से कनेक्टेड है वो माइनस। एक बार याद करके बताओ ये क्या है? एनोड की कैथोड। गैल्वेनिक सेल में प्लस किस पे होता था? ये गैल्वेनिक सेल है, कैथोड पे होता था। इसमें ये क्या है? एनोड। ये तो गैल्वेनिक सेल की बात है। एक बार हम देख रहा था, आप लोगों को याद है क्या? एक बार प्लस बोलते ही एनोड क्यों निकलता है दिल से? आदत है ना। हाँ, गैल्वेनिक सेल में प्लस कैथोड होता है। अब यहां जाइए, यहां दो टाइप के आयन है। आयोनिक कंपाउंड हमेशा आयंस रखता है, आपको पता ही है ये बात, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे मोल्टन में हो या लिक्विड में। अगर आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो वो कंडक्शन करेगा। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड है तो उसमें कंडक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि आयन मूवमेंट नहीं करेंगे, है ना। अगर मोल्टन स्टेट में है या एक्वस सॉल्यूशन में है तो कंडक्शन होगा। यहां देखिए, जो Cl माइनस है, ये जो Cl माइनस है, वो Cl माइनस जैसे ही यहां पे प्लस चार्ज देखेगा वो इसकी तरफ मूव करेगा, और Na प्लस इसके साइड में मूव करेगा। यहां जाकर Cl माइनस यहां इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर Cl माइनस ना चाहे तो भी इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इस रोड पे जो रिएक्शन हुई वो हुई 2Cl माइनस। इसके इलेक्ट्रॉन छीनो तो क्या बनेगा? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन हुआ। ये कौन से इलेक्ट्रोड पे हुआ? फर्स्ट वाले पे। ऑक्सीडेशन होना मतलब एनोड, तो क्या ये एनोडिक रिएक्शन हुई? इसका मतलब ये है एनोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एनोड किससे कनेक्टेड है? गैल्वेनिक के कैथोड से। सही है ना? ओके, फिर अपन आते हैं कैथोड पे। यहां Na प्लस जाएगा। Na प्लस इलेक्ट्रॉन ना भी लेना चाहे तो उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये बार क्या बना देगा? सोडियम। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हुई बताओ? इस सेल में क्या रिएक्शन चली? चाहे तो लिख दो 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस, या एक साथ लिख दो 2NaCl गिव्स 2Na प्लस Cl2। करेक्ट। एक सोल्ट था, इलेक्ट्रिसिटी पास की, वो सोल्ट ब्रेक हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो ब्रेक डाउन हो सोल्ट का। ओके, इस रिएक्शन का जो वोल्टेज है वो है -1.35 वोल्ट। इस रिएक्शन का जो है वो है -2.7 वोल्ट। तो ये टोटल कितना हो गया? -4.05 वोल्ट। ये इनोट सेल आया। इनोट सेल देखकर पहचानो, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? नहीं है। पर फिर भी क्यों हो गई?
क्योंकि हमने बाहर से करंट सप्लाई की थी। करंट सप्लाई ना करते तो मान लो आपने करंट सप्लाई रोक दी, होगा क्या? या तो ये रिएक्शन यही रुक जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाने पर इसका वोल्टेज हाईली पॉजिटिव हो जाएगा। तो वैसे तो बैकवर्ड जाती है, लेकिन अगर कोई गैस इन्वॉल्व हुई है तो गैस तो गायब हो जाएगी। अब आपके पास जो बैकवर्ड साइड का रिएक्टेंट ही गायब हो गया तो बैकवर्ड कैसे जाएगी? तो हम ये बोले कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने करंट सप्लाई रोक दी, क्या होगा? आप लोग रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी या रिएक्शन होगी नहीं, स्टॉप हो जाएगी वहां पे। ये बात समझ गए? एक और लाइन, यहां जो आपको करंट सप्लाई करना है तो वो डीसी सप्लाई होनी चाहिए। ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा, है ना? अगर ये सप्लाई एसी होती तो क्या होता? यहां चार्ज हमेशा चेंज होता रहता, है ना? जैसे इस Na+ को इधर जाना होता, क्यों माइनस की तरफ जा रहा है, जहां यहां पहुंचा इसका चार्ज कैसा हो गया, इसकी पोलरिटी बदल गई, प्लस हो गया। अब इसको वापस आना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस हो ही नहीं पाता। इलेक्ट्रोलिसिस कब पॉसिबल है? डीसी सप्लाई की प्रेजेंस में। ये बात भी समझ गए? अभी एग्जांपल बिल्कुल आसान था। अभी मैंने लिया था मोल्टन सॉल्यूशन, ठीक है? अब यह है कि मोल्टन ना लेके हम लोग कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, एक से ज्यादा एन है, तो फिर कौन रिएक्शन करेगा कौन नहीं करेगा वो समझना है आपको। तो हम इलेक्ट्रोलिसिस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या बताएगा? यहां क्या रिएक्शंस होंगी, समझ गए ना? यहां पर रिएक्शन कौन करेगा। अगर सही से सुनोगे कभी भी डाउट नहीं आएगा रिएक्शंस में, सही से सुनोगे, हाँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस। तो मैं क्वालिटेटिव पार्ट पढ़ रहा हूं उसका। ये इलेक्ट्रोड किसके लिए है आपने तो बताया नहीं, प्लेटिनम के, है ना? प्लेटिनम के पीटी के इलेक्ट्रोड लिए थे। अभी मैं सारे एग्जांपल पीटी वाले ही लूंगा। मैंने एक सोल्ट लिया NaBr एक्वस, ओके, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे एनोड। एनोड क्या है कि उसका चार्ज लिखेंगे। एनोड कैसा होता है यहाँ पे? पॉजिटिव, इस सेल में पॉजिटिव। चार्ज हमने ऐसे लिखा कि हमें पता चले कि रिएक्शन करने कौन जाएगा, कौन जाएगा, कैटायन की एनायन? एनायन जाएगा ना, हाँ, इसलिए हमने पॉजिटिव लिखा था, याद आ जाए जिससे। एनायन कौन है? इसका, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, बात भी पता है। इसका ऑक्सीडेशन करा दो, Br2+2 इलेक्ट्रॉन। इसका जो ई नोट है वो कितना है? -1.05 वोल्ट। याद नहीं करना, अब मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। फिर जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल ऐसा होता है बच्चों, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस, मतलब पोलर मॉलिक्यूल होता है, सब जानते भी हैं, जानते हो ना? अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब ये दोनों तरफ जा सकता है। ये जो H2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, अभी मोल्टन था, मान लो H2 होता है यहाँ पे, तो दोनों तरफ जा सकता था ऐसे, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज भी है और प्लस चार्ज भी है। अगर ये इधर जाएगा तो ये किसकी वजह से जाएगा? ऑक्सीजन की वजह से, तो ऑक्सीजन आके रिएक्शन करेगा यहाँ पे। अगर ये इधर जाएगा तो किसकी वजह से जाएगा? हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन जाके रिएक्शन करेगा यहाँ पे। समझ गए ना? क्योंकि यहां आके इसकी कौन सी सरफेस टच करेगी इसको? ऑक्सीजन वाली, तो ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा। इधर कौन सी सरफेस टच करेगी? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा। अभी कहां जा रहा है ये? एनोड पे। एनोड पे जा रहा है तो कौन रिएक्शन करेगा? हाँ, मतलब यह वाटर भी रिएक्शन कर सकता है। या आप ऐसे सोच सकते हो, मान लो ये बात भी आप भूल गए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे? बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बताओ सबका। इसका +1, इसका +1, इसका -2। क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो सकता है इस कंडीशन में? H+1 में है, +1 तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो किसका होगा? ऑक्सीजन का, और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। तो यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, पहले वो ब्रेक डाउन हुआ ऐसे, H+ और OH- बना, उसके बाद ये वापस ब्रेक हुआ H+ और O-2। इसमें दोनों H+ तो रह गए, और जो O-2 बना था उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। मतलब क्या बन गया? ये हाफ O2 बन गया। कितने इलेक्ट्रॉन आए? O-2 है, O-2 से O में गया है वो, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि बाई चांस ये रिएक्शन भूल जाओ तो आप लिख सकते हो। आप खुद सोचो, दो चीजें हैं इसमें, H+ और O-2।
H प्लस ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, O-2 का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा क्योंकि वो -2 से 0 में जाएगा। रिएक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है, भूल जाओ तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं इसका। इसका जो ई नोट है वो है माइनस का 1.23 वोल्ट। समझे मेरी बात? अब आपको पता है कि ये दोनों ही रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हैं क्योंकि दोनों की वोल्टेज नेगेटिव है, लेकिन हमें पता है कि रिएक्शन तो सारी नॉन स्पॉन्टेनियस ही होंगी। यहां पे हम करंट पास करके इनको स्पॉन्टेनियस बनाएंगे। इनमें से ज्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी है? सेकंड, क्योंकि ये मोर नेगेटिव है। तो फिर रिएक्शन कौन सी होगी यहां पे? जो कम नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। मतलब यहां ये रिएक्शन होगी, ये नहीं होगी। बात समझे? अब अभी तुमने वोल्टेज देख के कंपेयर करा है, अगली बार हम वोल्टेज नहीं देखेंगे, हम सारे डेटा है ना कंपेयर करके याद कर लेंगे। याद क्या करेंगे? कंक्लूजन याद कर लेंगे। तो कंक्लूजन ये निकला कि जब भी सोल्ट में Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस होता है तो हमेशा ये ही रिएक्शन करते हैं। जैसे अभी Br ने नहीं किया, अभी Cl माइनस होता तो भी रिएक्शन करता, I माइनस होता तो भी रिएक्शन करता, कोई और होता तो फिर वाटर रिएक्शन करता, है ना। अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि देखो इनको मैं लिख सकता हूं CBI। जब CBI होगा तो फिर CBI जांच होगी, सही बात है। अगर CBI नहीं हुआ तो फिर कोई और रिएक्शन करेगा, मतलब वाटर रिएक्शन करेगा। समझे बात? याद हो जाएगी बात कि जब भी CBI आएंगे CBI जांच होगी, मतलब CBI रिएक्शन करेगा, अदरवाइज वाटर रिएक्शन करेगा। तो अब ये कंपैरिजन करने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर है बात? अब आते हैं हम लोग कैथोड पे। कैथोड पे, कैथोड का चार्ज लिख दो यहां ब्रैकेट में माइनस, मतलब रिएक्शन करने कौन जाएगा? कैटायन। यहां कैटायन कौन है? और ये भी पता है कि यहां होगा क्या? रिडक्शन। कैटायन है आपके पास Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि वाटर जाए H प्लस के थ्रू, यहां पे H प्लस के थ्रू जाएगा तो रिएक्शन कौन करेगा? H प्लस खुद करेगा। ये मैं H2 लिख रहा हूं, खुद सोचिए। ऑक्सीजन यहां -2 में है, हाइड्रोजन प्लस में है। क्या ऑक्सीजन रिड्यूस होकर -3 बना सकता है? रिडक्शन करवाना है, ऑक्सीजन का कुछ नहीं हो सकता, वो किस में है? -2 में है, वो उसका लीस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। तो रिड्यूस किसको होना पड़ेगा? H प्लस को। ये बात हमें यहां भी समझ में आ रही थी कि H के थ्रू जा रहा है तो सरफेस पे H जाके टच होएगा, H को ही रिएक्शन करनी पड़ेगी। समझे बात? वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ H प्लस और OH माइनस में। फर्दर इसको ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि अगर मैं फर्दर ब्रेक करता हूं तो मुझे मिलता है O-2 और H प्लस, और मुझे अच्छे से पता है कि O-2 वाटर में कभी एग्जिस्ट नहीं करता। आपने आयोनिक में पढ़ा था कि वाटर कैसे आयोनाइज होता है? H प्लस और OH माइनस में। क्या इसको आपने फर्दर आयोनाइज किया था? क्योंकि O-2 स्टेबल है ही नहीं। समझ गए? मैंने इसमें तो ब्रेक कर दिया था क्योंकि O-2 को वहां रहना ही नहीं था, उसको तो रिएक्शन करनी थी जाके आगे। तो बस इतना ही ब्रेक होगा। जो ये जो H प्लस है वो रिड्यूस हो जाएगा और ये पड़ा रहेगा सॉल्यूशन में। मैं इसको डबल कर देता हूं, ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस। ये रिड्यूस होके क्या देगा? H2 और OH माइनस यहां पे पड़े रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात? फिर मुझे वोल्टेज याद थे इनके, इसका है -2.7 वोल्ट, -0.83 वोल्ट। बताओ ज्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी है? फर्स्ट वाली, मतलब वो नहीं हो सकती। कौन सी होगी? सेकंड वाली। यहां ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन करेगा। वो वोल्टेज से पता चल रहा है। ऐसे हम खूब सारे वोल्टेज कंपेयर करें, अब सीधा सा पता लग रहा है कि जिसकी भी वैल्यू इससे कम नेगेटिव है वो वाटर के बजाय वो खुद रिएक्शन कर लेगा। ये तो मतलब निकला। और इससे कम नेगेटिव किसकी होती है? वो जो एक लाइन पढ़ी थी ना आपने, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइनस मेटल्स, एल्यूमिनियम, उसके बाद के सब। समझे? तो इसमें एक छोटी सी लाइन याद करना है कि कौन से आयंस को रिड्यूस करना सबसे मुश्किल है।
जैसे अपन सोडियम का एग्जांपल लें, आपने सुना होगा सोडियम को पानी में डालो आग लग जाती है, सुना है ना? तो सोडियम को पानी में डाला आग लग गई। नमक में भी तो सोडियम होता है, नमक को पानी में डाला आग लगी कभी? कैसे? क्योंकि वो था सोडियम मेटल जिसने आग लगाई थी। ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ये तुरंत रिएक्शन कर लेता है, केरोसिन में डाल के रखना पड़ता है इसको। और नमक में क्या है? Na+ हाईली स्टेबल है, समझ गए ना? ये हाईली, आपको इसको तो स्पेक्टेट्रायन बोलते हो। स्पेक्टेट्रायन मतलब जो कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं, बैठा रहता है, देखता है क्या हो रहा है। समझे मेरी बात? मतलब यह है कि इनको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है, इनको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे कौन से, और यहां रिडक्शन ही करवाना है आपको, ऐसे कौन से हैं जिनको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है? एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन मेटल्स और एल्यूमिनियम। तो हम यहां पे ये याद करेंगे कि जब भी एक तो एल्कली मेटल हो, एल्कली मेटल आयन, एक एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन, और एक एल्यूमिनियम, तो रिएक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। जब भी ये होंगे, ये रिड्यूस नहीं होंगे, किसकी रिएक्शन होगी? वाटर की रिएक्शन होगी। अदरवाइज, अदरवाइज जो आयन है, कैटायन है, उसकी होगी। अगर ये दो लाइन याद हैं तो सारी की सारी रिएक्शन आपसे हो जाएंगे। समझ गए? मैं रिपीट करूं कुछ इसमें। हमने यहां तो क्या पढ़ा था? सीबीआई होगा तो सीबीआई जांच होगी, नहीं तो वाटर रिएक्शन होगी, है ना? इनमें वो जो ऊपर वाले हैं उनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता, उनके अलावा हो कोई भी हो उसको रिड्यूस कर देंगे। वो ऊपर वाले रिड्यूस होना बहुत मुश्किल होता है, उनका रिडक्शन, उनको नहीं कर सकते हम। तो अब कुछ एग्जांपल्स करके देखें, ठीक है? तो मेरे पास है सोल्ट कॉपर सल्फेट एक्वस। एनोड की रिएक्शन लिखना है, एनोड लिखते ही आपको प्लस लिखना है, वरना कुछ ना कुछ गलती करेंगे हम। एनोड पर कई बार कैथोड की रिएक्शन लिख देते हैं, माइनस लिखना है, और यहां इफेक्ट ऑन पीएच बताना है। यहां देखो क्या, हाँ एनोड पे क्या है? पॉजिटिव, तो वहां किसको लेके जाएंगे? अनायन को। क्या यहां सीबीआई है? नहीं है, तो फिर कौन रिएक्शन करेगा? सीबीआई होता तो खुद रिएक्शन करता। वाटर, क्या ऑक्सीडेशन कराओ कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। अब आप समझ चुके हो, है ना? क्या करोगे? H+ की फॉर्म में आ जाएंगे दोनों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ½ O2 + 2 इलेक्ट्रॉन। क्या एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्यूमिनियम है? तो फिर जाके रिएक्शन करनी पड़ेगी। वो ऊपर आते हैं तो उनको हम छोड़ देते हैं, नीचे वालों को नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। क्या बना? ये, है ना? वो जो ऊपर वाले हैं वो अपने बस में नहीं आते, बाकी सबको रिड्यूस कर देते हैं। पीएच में चेंज, तो आपको देखना है कहीं H+ बना हो, H+ गायब हुआ हो, या OH- बना हो या गायब हुआ हो। तो यहां मुझे दिख रहा है कि H+ बना है। H+ बना है मतलब एसिडिक मीडियम क्रिएट हुआ है, तो पीएच इसकी कम हो जाएगी। सॉल्यूशन के पास, सॉल्यूशन की पीएच कम हो जाएगी, या वो बोले कि कहां पीएच कम होना शुरू होगी, तो आप क्या बताएंगे? एनोड पर शुरू होगी। बाद में तो पूरे सॉल्यूशन की हो जाएगी, एक ही कंटेनर में है सब कुछ, है ना? अगला एग्जांपल देखो। CuCl2, CuCl2 एक्वस। सीबीआई जांच है तो फिर रिएक्शन कराओ। कोई ऊपर वाला है? ऊपर वाला नहीं है, तो फिर रिएक्शन करनी पड़ेगी। क्या?
नो चेंज। देखो ना कहीं H प्लस ओ एच माइनस बना है ना गायब हुआ है, तो क्या आएगा? नो चेंज। ओके, NaNO3 एक्वस, बोलो ऊपर वाटर रिएक्शन करेगा, इधर एल्कली मेटल है, आप रिड्यूस कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते, यहां भी वाटर को रिएक्शन करनी पड़ेगी, है ना। पीएच पर इफेक्ट बताइए देखकर, अच्छे से देखकर बताइए। एनोड पर H प्लस प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैथोड पर OH माइनस प्रोड्यूस हो रहे हैं। हाँ हाँ, चेंज चेंज नहीं होगा ना। हाँ, देखो आपने 2 इलेक्ट्रॉन भेजे थे यहाँ पे, 2H प्लस बन गए, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन भेजे थे, 2OH माइनस बन गए। क्या मतलब निकला? जितने H प्लस बने उतने OH माइनस बन गए, वापस से न्यूट्रलाइजेशन, नो चेंज। ये बताएंगे H2SO4 एक्वस, CBI नहीं है तो वाटर रिएक्शन करेगा। एल्कली मेटल एल्कनाइट मेटल नहीं है तो फिर कौन है? H प्लस, H प्लस खुद रिएक्शन करेगा जाके, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। पीएच पे इफेक्ट बताओ। ये अपनी रेगुलर क्लास होती ना तो मैं समझाता कि इसमें क्या होता, क्या होगा, बहुत कुछ होता, पर अभी तो अपन रिवीजन के हिसाब से देखते हैं कि कुछ नहीं होगा। ये देखो, इधर 2H प्लस बन रहे हैं और इधर H प्लस गायब हो रहे हैं, सही बात है। तो अपन सीधा ये लिख देंगे, पीएच शुरू शुरू में चेंज नहीं होगी, बाद में चेंज हो सकती है, पर वो अपन नहीं पढ़ सकते, बहुत डिटेल चाहिए उसके लिए। आप तो आंसर यही करोगे, सही हो जाएगा, क्या नहीं होगी। हाँ, तो ऐसे एग्जांपल कर लेंगे हम लोग। ये चेंज क्यों नहीं किया अपन ने? इधर H प्लस बना, इधर H प्लस गायब हो गया, ओवरऑल कोई चेंज नहीं हुआ, सही है। अब आगे की बात सही से सुनना। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट हैं वो एक बात पर वो डिपेंड करते हैं कि आपने सॉल्यूशन कैसा लिया है। एक सॉल्यूशन होता है कॉन्सेंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया, एक है मॉडरेट, एक है डाइल्यूटेड। अब कान खोल के सुनना, जब एक्वस लिखा है केवल, मतलब वो मॉडरेट है, मैंने सारा काम मॉडरेट के लिए करा है, समझ गए। जब कंसंट्रेटेड लिखा है इसका मतलब मानना है कि वहां वाटर है ही नहीं, जो आप मोल्टन में करते थे ना वो काम करना है। मोल्टन में क्या करते थे, आपके पास एक कैटायन होता था, एक एनायन, उसकी रिएक्शन कराते थे, वाटर को कंप्यूटर्स में लाते ही नहीं थे। जो आपने फर्स्ट एग्जांपल किया था, वहां वाटर की बात की थी क्या? नहीं की। तो जब भी कंसंट्रेटेड हो, आप ये मानना कि वाटर नहीं है यहाँ पे, वो जो सोल्ट है उसका कैटायन एनायन पकड़ के ले जाना है। जब भी डाइल्यूटेड लिखा हो तो आप ये मानना कि वहां सोल्ट नहीं है, वहां पानी है। एनोड पे भी पानी रिएक्शन करेगा, कैथोड पे पानी रिएक्शन करेगा। बात आसान है कि नहीं है? जैसे मैं आपसे बोलूं NaCl डाइल्यूटेड, ऐसा लिखा है, कौन रिएक्शन करेगा? तो आपका ध्यान उस पे नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान जाना चाहिए इस पे, समझ गए ना। हाँ, कि एनोड पे भी वाटर जाएगा, कैथोड पे भी ये जाएगा। मान लो ऐसा लिखा था यहाँ पे, H2SO ऐसे लिख दिया यहाँ पे, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब कोई वाटर रिएक्शन नहीं करेगा यहाँ पे, है ना। अब आपके पास अनायन कौन है? सल्फेट। सल्फेट को खुद रिएक्शन करनी पड़ेगी, चाहे वो कर पाए चाहे नहीं कर पाए, जबरदस्ती करवाओ उसको। कैसे करेगा ये रिएक्शन करके देगा O2 एसिड -2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? SOOS, कुछ याद आया? पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड वाला अनायन है ये। क्या ओलियम यार, कौन बोला ओलियम? ओलियम ये होता है H2S2O7, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड मार्शल्स एसिड बोलते हैं जिसको। तो यहां है ना, यहां सारे ऑक्सीजन -2 वाले थे, -2 वाले है ना यार। यहां ये दो ऑक्सीजन है ना, वो किस में चले गए? -1 में चले गए। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन का। अब आप बोलो सल्फेट का यहां तो नहीं हुआ था, हाँ नहीं हुआ था।
लेकिन यह करवा होना पड़ेगा उसको, क्योंकि पानी है ही नहीं। हम तब तक वोल्टेज पास करेंगे जब तक नहीं होएगा, कभी ना कभी तो होएगा। ये पहली बार देख रहे हो क्या? ये H2S28 एक तो केमिकल बॉन्डिंग में आया था, एक आया पी ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली में H2O2 बनाने का मेथड, परोक्साइड से बनाते हैं, परोक्साइड का हाइड्रोलिसिस करा के बनाते हैं, तो वहां पे आया हुआ है। इसकी वाटर से रिएक्शन करा दो तो क्या बनता है? पहले बनता है H2SO5, फिर वाटर से रिएक्शन करा दो H2SO4 प्लस H2O2 बनता है। पी ब्लॉक में जो एनसीईआरटी की रिएक्शन है वो तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए अपने को। बात क्लियर है यहां तक? हमने प्रोडक्ट सीखे। अब इसमें एक और केस है छोटा सा, वो केस क्या है देखो, कि जो इलेक्ट्रोड्स है ना वो दो टाइप के होते हैं बच्चों, हम पहले पढ़ चुके हैं इनके बारे में। एक है इनर्ट और एक है रिएक्टिव बोल दो या अटैकेबल बोल दो। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये प्लेटिनम और गोल्ड का बना होता है, ये कभी रिएक्शन नहीं करते, ये रिएक्शन कर लेते हैं, है ना, ये रिएक्शन कर लेते हैं। तो देखो एक इलेक्ट्रोलिसिस समझना और बहुत दिमाग लगा के सुनना इस बात को, फिर रिएक्टिव वाला भी कभी गलत नहीं होगा अपना। ये मैंने AgNO3 एक्वस वाला सॉल्यूशन लिया हुआ है, AgNO3 एक्वस वाला, ठीक है। और इलेक्ट्रोड लिए हैं मैंने सिल्वर के, दोनों के दोनों। क्या सिल्वर इनर्ट है? नहीं, रिएक्टिव है। एनोड की पॉसिबिलिटी बताओ। एनोड का मतलब पॉजिटिव। एक तो है कि यहां जो अनायन है वो चला जाए, अनायन कौन है? NO3। फिर आप बोलोगे तो CBI से नहीं है तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो इसको तो छोड़ दो। दूसरा, वाटर खुद चला जाए, 2H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करे ये। और तीसरा एक नई पॉसिबिलिटी आई है जो पहले नहीं थी, कि ये Ag खुद ही रिएक्शन कर ले। अगर ये खुद रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। इसका ई नोट है -1.23 वोल्ट, इसका ई नोट है -1, ये तो वाटर है ना, 0.80 वोल्ट। बताओ ज्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस कौन? ये वाली। तो रिएक्शन कौन करेगी? थर्ड। ये तो समझ में आ रहा है। अब अगली बात अच्छी सुनना, ये हुआ है ऑक्सीडेशन। जो हम सीरीज पढ़ते हैं उसमें Ag देखो कहां आता है, प्लेटिनम गोल्ड से जस्ट पहले, प्लेटिनम गोल्ड से जस्ट पहले। प्लेटिनम गोल्ड तो इनर्ट है, वो तो कभी रिएक्शन करते ही नहीं है। फिर उससे जस्ट पहले जो इनसे थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव था, मैंने इसको लिया और उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो इसके ऊपर वाले हैं वो आसानी से ऑक्सीडेशन होगा उनका। तो मान लो अपने जिंक का इलेक्ट्रॉन लिया होता तो होता क्या? Zn gives Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और इसका इनोट आता प्लस का 0.76 वोल्ट। अरे जो मेटल्स है ना इनको छोड़ दो, ये तो इनर्ट है। जो रिएक्टिव मेटल है उनमें से सबसे कम SOP, सबसे कम ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इसकी है, बाकी सब मेटल्स की इससे ज्यादा है। लेकिन आप बोल रहे हो कि यहां ये रिएक्शन होगी, अगर ये रिएक्शन करता है इसका मतलब फिर तो सभी करेंगे। एक क्लास में जो सबसे वीक बच्चा था वो पास हो गया, तो बाकी लोगों का क्या हुआ? अच्छे से पास हो गए, वो बोल रहे हैं सॉलिड पास होंगे। सही बात है। तो यही बात ये थी कि इसका ऑक्सीडेशन सबसे मुश्किल था हमारे लिए, इनका तो हो ही नहीं सकता, इनसे ऊपर ये था, इसका सबसे मुश्किल था, ये हो गया वाटर के कंपेयर में, बाकी सब तो डेफिनेटली होंगे। कंक्लूजन क्या निकला? जब भी जब भी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे हमेशा वही ऑक्सीडाइज होगा, समझ गए? जब भी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे हमेशा वो ही ऑक्सीडाइज होगा, एनोड पर वही रिएक्शन करेगा। तो ये कंक्लूजन आपके पास लिखा है क्या? तो लिख लिया करो तो यार, ये कोई सोचने की बात है, याद थोड़ा रहेंगी बातें। ऐसे लिख दो, जब भी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे एनोड पे वही ऑक्सीडाइज होगा।
आप नोट्स में नहीं लिख रहे? अच्छा, पक्का कॉन्फिडेंस, नोट्स में पढ़ूंगा नहीं, इसलिए नोट्स में लिखना क्या मतलब? है ना? ऐसे लिख लो, जैसे जब भी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे, ऑलवेज ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड टेक्स प्लेस। ऑलवेज ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड टेक्स प्लेस। हमेशा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का ही ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड टेक्स प्लेस एट एनोड। हो गया? हम कुछ लगभग लगभग बातें कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, पर हमारे क्वेश्चन उस पे 100% सही हो जाते हैं, है ना? अब बात करते हैं कि कैथोड भी तो मैंने रिएक्टिव लिया है। कैथोड भी तो रिएक्टिव लिया है। कैथोड पे वो दो पॉसिबिलिटी तो पहले से ही थी, जो सभी हर बारी थी। क्या क्या? इस पर पॉसिबिलिटी चेक करो। कैथोड क्या चार्ज होता है? एक तो ये कैटायन जाके रिएक्शन करे, मतलब Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag बनाए, एक वाटर रिड्यूस हुए, और एक पॉसिबिलिटी जैसे ये ऑक्सीडाइज हुआ था, ये ऑक्सीडाइज हुआ था, ऐसे ये मेटल रिड्यूस हो जाए। मतलब क्या हो? Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स AgI, Ag माइनस। क्या आपने कभी ऐसी रिएक्शन पढ़ी है? कभी मेटल को रिड्यूस होते हुए देखा है? नहीं। समझ गए ना? तो ये हो ही नहीं सकती। मतलब यहां कोई और ऑप्शन आया ही नहीं। वो दो ऑप्शन जो पहले थे ना, वो ही रहे, तीसरा ऑप्शन ही नहीं आया। मतलब रिएक्टिव कैथोड लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे पहले था वैसे ही था। तो अब बताओ, जब हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे तो क्या सीबीआई जांच होगी? अरे नहीं होगी, ये तो समझा रहा था। जब रिएक्टिव लोगे तो हमेशा वो रिएक्शन करेगा, इसका मतलब बाकी कोई आएगा वो रिएक्शन करेगा ही नहीं। एक तो मैंने यहां जिंक लिया और एक Cl माइनस है, कौन ऑक्सीडाइज होगा? जिंक होगा। कंफ्यूजन क्या है भाई? जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लिया हमेशा वो रिएक्शन करेगा, इसका मतलब और है वो रिएक्शन नहीं करेगा। और कौन है यहाँ पे? Cl माइनस, वो नहीं करेगा। वो सीबीआई जांच किसके लिए थी? इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए। रिएक्टिव आ गया तो वो भूल जाओ, अब वो पुरानी बात भूल जाओ एनोड की। अब आप हमेशा कौन करेगा? वो खुद ही रिएक्शन करेगा। कैथोड पर वैसे ही चलेगा जैसे पहले था। कंफ्यूज हो गए क्या? नहीं हुए ना? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, पुरानी बातें भूलो, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड ही रिएक्शन करेगा। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं है, इनर्ट है, तो सीबीआई जांच हुई। कैथोड पर रिएक्टिव का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव आप आराम से सोल्व कर सकते हो अगर आपको वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना आता है। आता है क्या? क्या बोले? नो सर। वैलेंसी फैक्टर मैं सिखाऊंगा आपको, 5 मिनट में ऐसा सीखोगे कि कभी गलत नहीं होगा। वैलेंसी फैक्टर देखोगे, ये देखो यहाँ पे क्वालिटेटिव पार्ट, मतलब कैलकुलेशन करना सीखेंगे हम। अभी हमने प्रोडक्ट बना लिए ना, अब हमें देखेंगे प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में बनेंगे। समझिए बात। उसको समझने के लिए थोड़ा सा मोल कंसेप्ट आपको जानना होगा पहले। कि मान लो ये सोडियम है, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, क्या बना? Na। सही बात है। अगर मुझे 1 मोल Na+ को रिड्यूस करना है तो इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? मोल कंसेप्ट लगाओ। 1 मोल, वेरी गुड। 1 मोल का चार्ज क्या होता है? 1 फैराडे, वेरी गुड। अगर मैं मोल को चार्ज की टर्म्स में बोलूं तो मैं बोलूंगा कि इसके 1 मोल के लिए मुझे 1 फैराडे चाहिए। सही बात है? ओके। अगर मुझे इसके 2 मोल लेने हैं तो कितना चाहिए? 2 फैराडे। नेक्स्ट रिएक्शन, मैग्नीशियम +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg। 1 मोल 2 फैराडे, 2 मोल 4 फैराडे, n मोल्स 2n फैराडे। बात समझ में आ रही है?
अगर थोड़ा कंक्लूजन निकालो कि आपको यहां कितना फैराडे चार्ज चाहिए होता है, कैसे सोल्व करते हो, कितना फैराडे चार्ज चाहिए होता है? तो आपने से देखा कि यहां n मोल थे, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे 2n फैराडे चार्ज चाहिए। सही बात है कि नहीं है? जैसे मैं आपसे बोलूं Al प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन गिव्स Al, मैंने n मोल लिया, तो इलेक्ट्रॉन के मोल कितने होंगे? 3n, मतलब मुझे 3n फैराडे चार्ज चाहिए। मैं यहां जो मोल होते हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करता हूं चार्ज पता करने के लिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलेंसी फैक्टर से। एक आयन का चार्ज ही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। पता नहीं बात कि जो भी मोल दिए हो उसके वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, उतना फैराडे चार्ज आपको चाहिए। क्या इसमें कोई दिक्कत है? हमें एक फॉर्मूला समझ में आया कि गिवन मोल को अगर हम वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें चार्ज किस में मिलता है? फैराडे में। क्या ये बात आसान नहीं है? मोल कंसेप्ट ही तो है। अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे तो चार्ज कूलाम में बताओ, फैराडे में नहीं चाहिए, तो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू 96500 कूलाम। कोई दिक्कत आई? ओके, अगर इतना आपको पता है तो इसको इतना लिखने में कोई दिक्कत आई क्या? देखो Q इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू 96500 इक्वल टू आई इंटू टी। Q इक्वल टू आई इंटू टी। आई होता है एम्पियर में और एम्पियर होता है कूलाम बाय सेकंड। तो ये चार्ज किस में होना चाहिए था? कूलाम में होना चाहिए था। यहां आईटी लिख सकता हूं क्या? ये फैराडे में है यार, है ना? तो आईटी आप यहां लिखेंगे। बस ये है ना, इनसे हर टाइप का क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, चाहे कैसा भी हो। बस दिक्कत आएगी तो कहां आएगी? वैलेंसी फैक्टर में। थोड़ा सा वैलेंसी फैक्टर का कंसेप्ट समझा दूं, फिर आप प्रॉब्लम करना आराम से। सही से सुनना, वैलेंसी फैक्टर है ना, एक रिएक्शन है 2Cl माइनस गिव्स Cl2, ऐसा लिखा था। यहां बताओ ऑक्सीडेशन नंबर -1 0, चेंज बताइए कितने का हुआ? चेंज हुआ 1 का। ये Cl माइनस, जो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है ना, वो पर एटम होता है। ऑक्सीडेशन हमेशा पर एटम होता है। एक बड़ा सा मॉलिक्यूल लिख दें, है ना, खूब सारा बड़ा सा मॉलिक्यूल, जैसे मान लो ये है Fe3O4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 8/3 है, +8/3 है। ये किसका ऑक्सीडेशन नंबर है? एक आयरन का, केवल एक आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पर एटम होता है। समझ गए? तो ये जो चेंज है वो किसके लिए आया है? एक एटम के लिए आया है। पहले चेंज निकाल लेंगे, निकाल लोगे? अब आप लिखोगे वैलेंसी फैक्टर ऑफ Cl माइनस वैलेंसी फैक्टर ऑफ Cl2। अब बताओ यहां मैं कितने एटम का वैलेंस फैक्टर निकाल रहा हूं? एक का। ये चेंज किसका है? एक का। कितने एटम का? पर एटम चेंज क्या है? 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। नहीं समझ में आया? मैं 4-5 एग्जांपल लूंगा, कोई ना कोई समझ में आएगा। देखो S2O3 माइनस 2 गिव्स S4O8 माइनस 2। पहले अपन क्या करें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। निकालना आता ऑक्सीडेशन नंबर? बिल्कुल। आप सोल्व करेंगे, ये +2 आएगा, ये +2.5 आएगा। ओके, चेंज बताओ, या पहले चेंज लिख लिया करो। चेंज है 0.5 का। 0.5 पर एटम होता है। पर एटम ना लिखोगे तो भी पर एटम ही होता है ये हमेशा। ये 2.5 किसका ऑक्सीडेशन नंबर है? एक सल्फर का। यहां 4 सल्फर हैं, उन चारों का अलग अलग हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर एवरेज क्या आएगा? 2.5। और एवरेज का मतलब ही हमेशा होता है पर एटम। बात समझे? वैलेंसी फैक्टर ऑफ S2O3 माइनस 2 बोलो, सुनो कितने हैं? क्या बोला था कि यहां एटम गिनो, कितने एटम हैं? 2। और पर एटम चेंज क्या है? 0.5 इक्वल टू 1। वैलेंसी फैक्टर ऑफ S4O6 माइनस 2, यहां कितने एटम हैं? 4। पर एटम चेंज कितना था? 0.5 इक्वल टू 2। कोई दिक्कत आई? नहीं आई? डाउट हो तो बोलो, थोड़ा और मुश्किल करूं?
Fe gives Fe3O4, ऐसी कोई रिएक्शन थी एक अननोन सी, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर बोलो 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +8/3, +8/3। चेंज निकालो, चेंज 8/3 का चेंज आ रहा है। ये 8/3 क्या है? पर एटम। अब आपसे पूछूं वैलेंसी फैक्टर ऑफ Fe, तो आप बोलो Fe में Fe के कितने एटम हैं? 4 तो नहीं दिख रहे? ठीक है, 8/3। वैलेंसी फैक्टर ऑफ Fe3O4 8/3 इंटू, यहां कितने आयरन एटम है? 3 इंटू 3, 8 आ गया। आ रहा है समझ में? लास्ट एग्जांपल, यह काम ही वैलेंसी फैक्टर का, इसलिए बता रहा हूं, गलती होगी तो केवल यही होगी, और कहीं गलती हो ही नहीं सकती। और मुश्किल देखो, Fe gives Fe 0.90, ये मैंने सबसे मुश्किल मुश्किल एग्जांपल लिया है। ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका कैलकुलेट करते हैं। आयरन का x मान लो, है ना, तो 0.9x, ऑक्सीजन का इक्वल टू 0.9x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/0.9, मतलब 20/9 पर एटम। चेंज निकालो, 20/9 ही चेंज आएगा। वैलेंसी फैक्टर ऑफ F ही बताओ, तो ये पर एटम चेंज है, एक ही Fe है, तो 20/9। वैलेंसी फैक्टर ऑफ Fe 0.90 बताओ, तो आप बोलोगे चेंज तो है इतना पर एटम इनटू 0.9, क्योंकि इसमें 0.9 ये है, 2 आ गया। वैलेंसी फैक्टर क्लियर है? ठीक है, ये मैंने बड़े बड़े एग्जांपल लिए हैं, अपन बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल करेंगे, क्योंकि इतने मुश्किल नहीं आते अपने। ये फॉर्मूला भी क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। अब देखो, फर्स्ट एग्जांपल बोला, एक रिएक्शन रखी थी ऐसे, Mn gives MnO4 माइनस, ओके, चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 0.2 मोल्स ऑफ Mn। नहीं, आपको सोल्व नहीं करना, देखना है केवल, है ना, लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी सोल्व नहीं करना, समझना ही है बस क्लास। तो हमें एक फॉर्मूला याद था, Q इक्वल टू, बोलो, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, याद है सबको। Mn के कितने मोल लिए हैं? 0.2 लिख दीजिए, जिसके मोल लिख रहे हो उसी का वैलेंसी फैक्टर लिखना। अब ये Mn किस में है? 0 में। किस में गया? +7 में। 0 से +7 इंटू 7, बोलो कितना आया? 1.4 फेराडे। कूलाम में पूछेंगे तो वेरी गुड, इंटू 96500 कर देंगे, है ना। अगला एग्जांपल देखो, Mn gives Mn2O3, ऐसा दिया था इस बार, है ना। क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड Q, आपको Q बताना है, टू प्रोड्यूस 0.5 मोल्स ऑफ Mn2O4, Mn2O3, है ना। आसान सा कंसेप्ट है, देखना समझना इसको। पहले मैं लिख दूं Q क्या होता है? मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। किसके मोल दिए हैं? Mn2O3 के कितने? 0.5, तो वैलेंसी फैक्टर किसका लिखोगे? उसी का लिखोगे। ये किस में है? 0 में। ये Mn किस में है? +3 में। चेंज कितना का है? 3 का। वैलेंसी फैक्टर ऑफ Mn2O3 क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि इसमें 2 Mn है, 6 कर दो, 3 फैराडे। आसान है। अगला एग्जांपल देखना,
सुन लो क्या लिखा है, इतना एम्पियर करंट 9.65 एम्पियर करंट हमने पास किया है 10⁴ सेकंड के लिए, किसमें से, वाटर में से, जिससे हमें मिलेगा H2 गैस O2 गैस, इनका वॉल्यूम बताना है एसटीपी पर। ओके, हमने वाटर में से करंट पास किया तो हमें H2 गैस मिली है, O2 गैस मिली है, इनका वॉल्यूम बताना है एसटीपी पे। सीधी सी बात है, वैलेंसी फैक्टर सही पता कर लो, हो जाएगा। यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का +1, वेरी गुड, +1, ऑक्सीजन का -2, यहां हाइड्रोजन का 0, ऑक्सीजन का 0। तो जो हाइड्रोजन में चेंज आ रहा है, चेंज केवल चेंज बताओ 1 का, ऑक्सीजन में जो चेंज आ रहा है वो 2 का। मैं केवल चेंज पूछ रहा हूं, और चेंज क्या होता है हमेशा, पर एटम। तो बताओ वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2 कितना होगा, 2, क्योंकि 2 एटम है। वैलेंसी फैक्टर ऑफ O2 कितना होगा, 4। कोई डाउट आया, पर एटम चेंज निकाला, फिर जिसका निकाल रहे हो उसमें कितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दो। इस बार है ना, वो उसने वो दे रखा है करंट और टाइम वाला, तो वही फॉर्मूला लेके हम लिखें Q = मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, ये तो होता है फैराडे में, इंटू 96500 ये होता है कूलाम में, लेकिन Q को हम क्या बोलते हैं, I इंटू टी भी बोलते हैं। ओके, मुझे मोल लाना है, मोल इंटू, बोलो बच्चों, पहले मैं H2 के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। H2 के लिए 2 इंटू 96500 इक्वल टू I कितना है, 9.65 इंटू 10⁴। ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा, वो डेटा ऐसे सेट किया है। मोल कितना आ गया, 1। मैंने पूछा वॉल्यूम एट एसटीपी, नो डाउट 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम काम O2 के लिए करना है। O2 के लिए क्या होगा, देखो मोल कैलकुलेट करना है, वैलेंसी फैक्टर कितना आया था, 4 इंटू 96500 इक्वल टू 9.65 इंटू 10⁴, ये कैंसिल आउट हो रहा है। मोल कितने आ गए, 1/4। वॉल्यूम एट एसटीपी 5.6 लीटर, राइट। इसमें वो एक और चेंज करता है कि सब कुछ ऐसा लिखा था, आगे लिखा इफ एफिशिएंसी ऑफ करंट इज 80%। समझो इसका मतलब, वो जो करंट हमें दिया है ना, वो झूठ दिया गया है, वो ऐसे बोला कितना है, एक्चुअली करंट उसका 80% ही है। तो जहां आपको करंट दिख रहा है, जहां करंट दिख रहा है, यहां दिख रहा है, वहीं लिख दो कि 80/100। ऐसा डाउट ही नहीं आना चाहिए कहां लिखूं, इधर लिखूं या इधर लिखूं, वो करंट का 80% ही हमें मिलेगा। तो जहां करंट दिखे उसका 80% निकाल दो वहीं पे ही। समझे बात। एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि देखो, एक तो मेरे पास था Ag+, एक कॉपर+, एक Al+, वो रेशियो वाले प्रॉब्लम है ना। सभी को मैंने 1-1 फैराडे चार्ज दिया, तो इनके मोल का रेशियो क्या आएगा। आपने पहले रिएक्शन देखो, ये ऐसे होएगी, ये ऐसे होएगी, ये ऐसे होएगी, सही है क्या, ऐसे ही होगा। चार्ज आपने 1 फैराडे दिया, यहां पे भी 1 फैराडे दिया, यहां पे भी 1 फैराडे दिया, बताओ इनके मोल क्या आएंगे। वो तो लिख ही दिया अभी यहाँ पे, उसका इन्वर्स हो जाएगा, चलो यही समझ लेते हैं एक बार, वो तो वहां से बता ही देंगे। 1 फैराडे के लिए 1 मोल, कैलकुलेशन करो, 2 फैराडे से 1 मोल, 2 फैराडे से 1 मोल, तो 1 फैराडे से 1/2, ये 1/2 मोल। यहां 3 फैराडे से 1 मोल, तो 1 फैराडे से 1/3 मोल, 1/3 मोल। ये इनके वैलेंसी फैक्टर का रेशियो ही तो है, मतलब 1 बाय वैलेंस फैक्टर 1 बाय वैलेंस फैक्टर। तो आपको मोल का रेशियो क्या मिला, 1:1/2:1/3। पर ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, वो क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाइड करो, सिंप्लीफाइड करो तो किससे मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6:2, ये आ गया। और एक्चुअली है वो मोल है ना, कितने मोल आएंगे वो किस पर डिपेंड करेगा। आप ऐसे सोल्व करो कि देखो Q =
मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। मैं अपने वाले फॉर्मूले से बता रहा हूं, यहां से मोल कितने आएंगे, क्यू बाय वैलेंसी फैक्टर, यही तो है, नहीं समझ में आ रहा? अब आप क्यू सभी में सेम कर रहे हो क्या? क्यू तो सबका सेम है, ये तो कांस्टेंट है, तो मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी फैक्टर। तो जैसे आपके पास पहले क्या था, Ag प्लस कॉपर प्लस 2 Al प्लस 3, 1/1 1/2 1/3, हमारे वाले से तुरंत ही सोल्व हो जाता है ये। सही बात है। ये सारी कैलकुलेशन किसने सिखाई? फेराडे ने। अब फेराडे को याद करते हैं कि वो क्या बोल के गया था। इतना काम तो बिना फेराडे कर दिया अपन ने मोल कंसेप्ट से। फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, है ना? डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। डेफिनेशन वही है जो भी हमने पढ़ी है। वो बोलता है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे उनकी अमाउंट, जितना चार्ज आप पास करोगे उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ज्यादा चार्ज पास करोगे ज्यादा अमाउंट मिलेगी, कम करोगे कम मिलेगी। सिंपल सी बात। इतना तो सबको समझ में आ रहा है और इसमें कोई खास बात है भी नहीं। करंट पास करोगे तभी तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। पर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि यहां जो कांस्टेंट आएगा ना वो क्या है, जेड। जेड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, समझे बात? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। कैसे? अगर मैं 1 कूलम चार्ज पास करूंगा तो इलेक्ट्रोड पर प्रोडक्ट की जितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे। जो जेड है ना उसको हम ऐसे भी लिखते हैं, W इक्वल टू E बाय 96500 इंटू क्यू। जेड है ये। हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे वो इसी से डराइव किया हुआ है। इसको इससे मान लो या इसको उससे मान लो। देखो मैं इसको डराइव करूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं W बाय ई, ई नीचे आया, 96500 इक्वल टू क्यू, ऐसे लिख सकता हूं। क्यू को यहीं रख दिया। ये जो ई है ये क्या है, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। ये क्या बन गया, मोल। तो Q इक्वल टू बना मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500 कूलम। ऐसा ही तो हम पढ़ रहे थे एक्चुअली। पर ये जो फॉर्मेट है ना ये इक्विवेलेंट वाला, थोड़ा सा इक्विवेलेंट वेट देख के घबराहट सी होती है, जबकि मोल हमें आसान लगता है ना? इसलिए वो फॉर्मेट है वो ज्यादा आसान है। पर बोर्ड में आ गया तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो कैलकुलेशन इससे हम करते हैं एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन यहां से आती है। अब एक लास्ट बात, इसने सेकंड लॉ दिया था, है ना? इसको पता नहीं लॉ देना अच्छा लगता था क्या, क्योंकि सेकंड लॉ भी फर्स्ट लॉ जैसा ही था, कोई डिफरेंस नहीं है। देखना, ये बोला कि हम दो सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दें। दो सेल थे उनको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया। तो सीरीज में कनेक्ट करोगे तो दोनों में आई सेम, मतलब क्यू सेम। आई सेम तो टाइम भी सेम ही रहेगा, तो क्यू सेम। तो डब्ल्यू क्या होता है, जेड इंटू क्यू। तो क्यू तो सेम आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, तो डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड आ जाएगा। तो जो W1 बाय W2 है वो आएगा Z1 बाय Z2, मतलब E1 बाय E2। वो 96500 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नया क्या है, फर्स्ट लो जैसा ही सेकंड लो है। पर आ गया तो लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे इसमें, व्हेन टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट इलेक्ट्रोड्स, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एट इलेक्ट्रोड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। ऐसे लिखना होगा। और फिर ये काम भी करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट लो पूछे ना तो आपको यहां तक लिखना है, पहले डेफिनेशन फिर यहां तक लिखना है। समझे बात? लेकिन कभी भी है ना इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, वो फर्स्ट लो से ही काम चल जाता है, क्योंकि फर्स्ट लो का रेशियो ही तो है, ये कैलकुलेशन में कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। एक और एग्जांपल करके देखें। एक बार आप एनसीईआरटी का सिलेबस चेक करना बोर्ड का,
वो टाइप ऑफ बैटरीज है ना, वो बोर्ड से हटा दी है। हाँ नहीं, अब अपने पास 3 क्लास बची है जिसमें सॉलिड स्टेट और सरफेस पढ़नी है। हाँ, तो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो खुद देखोगे एक बार आप। अभी क्या रिवीजन क्लासेस हैं ये, तो इसमें ये चीजें जहां आपको दिक्कत आ रही है वो पढ़ाई जाएगी। हाँ, नहीं बोला वो बैटरीज पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे, तो बैटरीज आपको खुद ही पढ़नी है। बैटरीज याद करने की है, उसमें कुछ ज्यादा पढ़ाने का नहीं है। हाँ, अगला एग्जाम्पल करो आप, तो देखो ऐसा बोला, लिखो एक बार फटाफट, या लिखो मत, ये देख लो। 1 m 1 liter copper sulfate solution is electrolyzed using copper electrodes. If 2 ampere current, if 2 ampere current is passed 4,000 seconds, then find concentration of copper plus 2 after 100,000 seconds. क्वेश्चन देखो, 1 लीटर 1 m कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं कॉपर के इलेक्ट्रोड लेकर। 2 एम्पियर करंट पास की है 1000 सेकंड्स के बाद। 1000 सेकंड्स के बाद वहां कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन पता करनी है। कैसे सोल्व करें बताओ? तो आप है ना, पहले एक बार रिएक्शन याद करोगे कि बताओ इस केस में एनोड पर क्या रिएक्शन होती है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि ये तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, अटैकेबल इलेक्ट्रोड है, और अटैकेबल इलेक्ट्रोड हमेशा खुद ही रिएक्शन करता है, तो ये कंफर्म है कि एनोड पर क्या रिएक्शन होगी। कोई दिक्कत? कैथोड, कैथोड पर अटैकेबल होने का कोई फर्क पड़ता नहीं। अब आप देखोगे सोल्ट क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, सही है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या यहां पर कोई एल्कली मेटल, कैथोड की बात हो रही है, एल्कली मेटल, एल्कनार्थ मेटल, एनियन जैसा कुछ कोई है? नहीं है। कौन है यहाँ पे फिर? कॉपर। और कॉपर है तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे, क्या बनेगा? कॉपर। ये दो रिएक्शन इक्वल अमाउंट में चलेंगे, क्योंकि जितना चार्ज एनोड पे जाता है उतना ही कैथोड पे जाता है। आप बताओ ऐसी रिएक्शन देख के कहीं कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन में चेंज आपको दिखेगा? बोलो। जितना कॉपर बन रहा था उतना वापस कंज्यूम हो रहा था, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? पहले 1 m है, 1 m ही रहेगा, नो चेंज। समझे? तो अगली क्लास में हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मतलब कल। आज इतना ही। ये इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जांपल करके देखो मॉड्यूल में से, है ना।